Start. So good morning everybody of the students. Now previous only guys have studied to the hydrogen spectrum. जैसा कि तुम लोग को पहले पढ़ा चुके हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सीरीज उसका ऑब्जर्वेशन वैल्यू भी बता चुके हैं। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम बोलते हैं दो स्टेट के दो लेवल की एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे और उसमें जो रीडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में जैसा कि हम लोग को मालूम है कि बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में न्यूक्लियस की चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होता है उसे ऑर्बिट कहा जाता है। ऑर्बिट का एनर्जी लेवल मान लें E1 है और जो ग्राउंड स्टेट में जो यहाँ हम पहले ही जो मेंशन कर चुके हैं कि E1 इज एनर्जी लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड E2 एनर्जी लेवल ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। लाइन सीरीज का हम लोग बता चुके हैं कि उसका N1 कांस्टेंट है, बार्नर सीरीज में N2, पास्कल सीरीज में N3। इसी तरह से जो है सभी का जो है ग्राउंड स्टेट फिक्स्ड होता है और एक्साइटेड स्टेट वेरीज करता है, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन पर। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करके किस स्टेट में जाता है और ग्राउंड स्टेट से लेकर के एक्साइटेड स्टेट के डिफरेंस एनर्जी डेल्टा E होगा। हम लोग मान लिया कि अगर ग्राउंड स्टेट में रखते हैं तो उसकी एनर्जी जो है हाइड्रोजन आइटम के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। बोर्स ने हाइड्रोजन आइटम को दिया या हाइड्रोजन लाइक आइटम को दिया। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले को बोर्स थ्योरी कंसीडर नहीं करता है। तो यहाँ पर देखना यह है कि हाइड्रोजन आइटम पे इतनी बात तो समझ में आ गया कि हाइड्रोजन आइटम का एटॉमिक नंबर Z है और एनर्जी जो होती है उसकी वैल्यू जो होता है -2 पाई स्क्वायर Me4Z² अपॉन N² H², जो प्लैंक के जरिए जो फाइंड आउट एनर्जी किया गया है। एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं कि जो है प्लैंक से ये भी पता है E = h/nu है। H प्लैंक कांस्टेंट को कहते हैं, अर्ली फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, ये एनर्जी है ऑफ द ऑर्बिट। अगर ग्राउंड स्टेट में रखें इलेक्ट्रॉन को तो उसकी एनर्जी E1 होगा और एक्साइटेड स्टेट में जब हम लोग जंपिंग कराते हैं नेक्स्ट ऑर्बिट में जाते हैं तो उसकी एनर्जी E2 होता है। दोनों का डिफरेंस जो होगा del E = E2 - E1 है, जो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। डेल E के बराबर जो वैल्यू होता है वो प्लैंक थ्योरी के मुताबिक h/nu मींस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और h प्लैंक कांस्टेंट है जो तुम्हारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की जगह पर यूज किया जाता है। तो डेल E = h/nu, न्यू बराबर जो होगा वो C/λ होगा। यहाँ पर जो न्यू बार वेव नंबर है जिसका जो है 1/λ है। अब हम लोग देखते हैं कि E1 एनर्जी जो होगा -2 पाई स्क्वायर Me4Z² अपॉन N² H²। इसी तरह से E2 की एनर्जी जो होगी -2 पाई स्क्वायर Me4Z² अपॉन N1 की जगह पर यहाँ पर N2² H² होगा। N2² ऑर्बिट होगा जो एक्साइटेड स्टेट में जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जंप कर करके जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। ये सभी का वैल्यू हमें पता है, I = 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ kg। इसी तरह से जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन आइटम Z = 1। अगर लाइमन सीरीज ले तो उसका N1 ग्राउंड स्टेट 1 हो जाएगा और H की वैल्यू 6.6234 × 10⁻34 जूल पर सेकंड इसकी वैल्यू होगी। हम लोग जो है दोनों का डिफरेंस जब निकाल लेते हैं तो डिफरेंस निकालने के बाद यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये जो डेरिवेशन है ये कंटिन्यू है, आप लोग इसको उतार सकते हैं बोर्ड पर से एक एक कर करके। इसको उतारने के बाद आप यहाँ देखिए कि जो है इस जगह पर साइड में R एक कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट किया गया है। इस R की वैल्यू बराबर जो होता है 2 पाई स्क्वायर Me4Z² अपॉन CH3। सभी का जब वैल्यू पुट कर देते हैं डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आता है
1.09693737 ये जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अगर जो है इसको थ्योरेटिकल वैल्यू में हम लोग लेंगे तो वैल्यू इसका हो जाएगा 1.097675 मीटर पर मीटर। तो ये वैल्यू जो है थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो कैलकुलेट कर करके हम लोग वैल्यू पुट करने के बाद इसका फाइंड आउट करते हैं। ये कांस्टेंट होता है, इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में बहुत सी जो ड्रॉबैक है, खास करके स्पेक्ट्रम में ड्रॉबैक फाइंड आउट होता है। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पास किया जाता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो स्पेक्ट्रम n-1 हो जाता है, इसके कंपेयर में कई लाइंस डेवलप हो जाते हैं, जिसके बारे में बोर्स एटॉमिक मॉडल में कुछ भी नहीं बताया। दूसरा, इस डिफेक्ट को जीमेन इफेक्ट कहा जाता है। Management effect may be defined as where hydrogen spectrum is passed through the strong magnetic field, then it will be developed a number of lines. That line is not explained by Bohr's atomic model. It means it is a drawback of the atomic model. Second point में कहा गया कि when hydrogen spectrum is also passed through the electric field, it also gives a number of line spectrum, but Bohr did not explain regarding the these lines. So this defect is called improved by Stark. So therefore this defect is called a Stark effect, and a magnetic field is gives also a number of lines. This defect is improved by Zeeman. Therefore, it is called Zeeman effect. So, Zeeman effect, Zeeman and Stark, both of the scientists, refinement of the Bohr's atomic model, इसको जो है नए तरीके से सेट किया। नए तरीके में इन्होंने क्या बताया? सबसे पहले कि जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि बोर्स ने ये भी बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था कि मास ऑफ द एटम इज सेंट्रलाइज्ड टू द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर एटम का टोटल मास जो होता है वो न्यूक्लियस में सेंट्रलाइज होता है। बोर्स ने आके ये तो कहा कि जो न्यूक्लियस के मास स्टेशनरी होता है, वो कभी भी वैरी नहीं करता है जब तक कि वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप नहीं करता है। तो एनर्जी या तो जो है जब मास कांस्टेंट हो जाने के वजह कर जो है उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाती है, उसकी एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं रहता जब तक कि वो अपने ऑर्बिट में रहता है। जहां पर उसकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज होता है, इट मींस द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज्ड इन ए डिफिनिट ऑर्बिट। ये दोनों ने कहा, जीमेन इफेक्ट भी ने कहा और इसके बारे में भी ये कहा गया। दूसरी बात कहा गया कि जो है इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है इन कंपेयर ऑफ टू द एटम्स। एटम के मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ करके है, लेकिन चूंकि जो है बोर्स ने हाइड्रोजन एटम को अपने एक्सपेरिमेंट में कंसीडर किया था, तो हाइड्रोजन एटम में केवल प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन की मास ही को जो है न्यूक्लियस के मास के बराबर कंसीडर किया गया। तो यहाँ पर न्यूक्लियस की मास जो होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में इन्फिनाइट है, इसकी मास इन्फिनाइट होती है, लेकिन एक्चुअल मास जब देखा जाता है तो पाया गया कि जो है इलेक्ट्रॉन के मास जो है वो लेस देन 1/1836, मतलब कि जो है इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो 1/1836 के बराबर होगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये देखा गया कि जो है न्यूक्लियस जो है वो मास जब इलेक्ट्रॉन के मास को यूज किया गया तो ऐसी हालत में न्यूक्लियस के मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऑसिलेट पाया गया, जिसको मिनिमाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए
इलेक्ट्रॉन के मास को रिड्यूस करने पर जो इलेक्ट्रॉन के मास प्लस जो है वो न्यूक्लियस के मास को जोड़ करके जो है, तो ऐसे मास को कहा गया रिड्यूस्ड मास। और इसकी वैल्यू जो होती है मीन इक्वल टू, इट मींस द इलेक्ट्रॉन मास इज रिप्लेस्ड बाय द म्यू, और मीन इक्वल टू m कैपिटल M अपॉन m प्लस m, इन दोनों का रेशियो होता है। अब जो है जब देखा गया कि जो जीमेंस ने इसकी स्टडी किया तो वो बताया कि बोर्स की स्टडी हाइड्रोजन एटम के एक स्फेरिकल फॉर्म में है, और वो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है अपने एक्सिस के चारों तरफ, न्यूक्लियस जो है उसका जो है रोटेट अपने एक्सिस पर कर रहा है, वो स्फेरिकल फॉर्म ऑफ द एटम। लेकिन जब जीमेन और स्टार्क ने इसको जब फाइंड आउट किया तो कहा कि नहीं, अगर ऑर्बिट k इक्वल टू 1 है तो वैसी हालत में वो स्फेरिकल होता है, लेकिन जब वो जो है k इक्वल टू अगर हम लोग जो है 2 लेते हैं तो वैसी हालत में यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट को उन्होंने कहा कि k इक्वल टू 1 दिएगा, तो ये जो है माना कि ये एक्लिप्स हो गया। जब n इक्वल टू दूसरी हालत में दिया गया, ये केवल की वैल्यू हुआ फॉर द एटम, यहां पर k इक्वल टू 2 हो गया। इसी तरह से जो है ऑर्बिट को हम लोग जो दिए k इक्वल टू 3। The atom is the either spherical or eclipse structure, या तो वो जो है स्फेरिकल होता है, गोलाकार हो जाता है, या फिर दूसरे तौर पर हम लोग कहें कि नहीं कि एटम जो होता है वो प्योर गोलाकार ना होकर के उसके कुछ ऑर्बिट जो होते हैं वो जो है एक्लिप्स जो होता है। तब ये जानना है कि जो है ये वैल्यू जो है जब एक्लिप्स मान लिया जाए कि अगर एटम एक्लिप्स फॉर्म में है तो इसका 2 रेडियस होता है, एक रेडियस जो होगा वो मैक्सिमम होगा और दूसरा रेडियस जो होगा वो मिनिमम होगा। तो हम लोग मान लें कि मैक्सिमम मेजर रेडियस जो है वो n है और इसका जो है माइनर रेडियस जो है वो k है, तो अब इन दोनों का रेशियो जो होगा n अपॉन k। अगर ये n अपॉन k इक्वल टू यूनिटी के बराबर आ जाता है तब तो वो माना जाता है कि वो स्फेरिकल है। और अगर जो है ये मान लिया कि n बराबर 2 और k इक्वल टू 1, then 2 by 1 the atom will be eclipse form, and similarly n equal to 2 and k equal to 3, then 2 by 3, then atom is the eclipse form. If n equal to 3 and k equal to 3, then 3 by 3, atom is a spherical form. If n equal to 2 and k equal to also 2, then atom is the also a spherical form. तो यहाँ पर 2 होगा तो डिफरेंस जो होगा रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय माइनर, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं मेजर लेंथ या माइनर लेंथ मींस n अपॉन k, where k is the subsidiary quantum number and n is the principal quantum number. So this one differences, but here if k equal to subsidiary quantum number या k equal to 2, k equal to 1 first, then n equal to 1, then k will be 0, and n equal to 2, so k will be 0, 1, n equal to
3, k equal to 0, 1, 2. The magnetic quantum number is found out with the help of m equal to 2l plus 1. So when in the form of the eclipse, when it is passed to the strong magnetic field, then will be split from ground state to the excited state, and it gives a number of lines. So this one was proved by Zeeman effect, but Bose did not explain regarding this point of view. So this one is called refinement of the Bose atomic model. Now today the class over. Thanks. And next will be continue upper plane pool and poly exclusion plane pool. Thank you.